हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसिड बेस इम्बैलेंस का। एसिड बेस इम्बैलेंस में 4 कंडीशंस आती हैं: रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस एंड एल्कलोसिस। ऑलरेडी मैंने बाकी की 3 कंडीशंस एक्सप्लेन कर दी है, तो मैं ये एसिड बेस बैलेंस वाली सीरीज टीच कर रही हूँ, जिसमें मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी एसिड बेस बैलेंस के बेसिक्स के बारे में, जिससे आपको एसिड बेस बैलेंस की पूरी सीरीज समझ आ जाए। तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट करें। और उसके बाद मैं बाकी अब डिसीज कंडीशन की सीरीज एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें मैंने ऑलरेडी 3 कंडीशंस एक्सप्लेन कर दी हैं। दिस इज द 4th condition, which is metabolic alkalosis. So let's start the video. So metabolic alkalosis क्या होता है? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, जिसमें हम कुछ बेसिक समझेंगे और उससे आपको metabolic alkalosis easily समझ आ जाएगा। So alkalosis क्या होता है? Alkalosis is the increase in pH above the normal range. जब pH नॉर्मल रेंज से अबव चला जाता है, मीन्स ज्यादा हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं alkalosis. Now pH क्या होता है? pH होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयन, तो सबसे पहले आप ये समझे कि कोई भी जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है, मींस वो हाइड्रोजन आयंस को रिलीज करता है, और जो बेस होता है वो हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर लेता है और देन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सो बेस का काम क्या है? एसिड को न्यूट्रलाइज करना। एसिड का काम क्या है? हाइड्रोजन आयन को रिलीज करना। सो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन का मतलब है कि किसी सॉल्यूशन में कितने हाइड्रोजन आयंस हैं, वो उस सॉल्यूशन का पीएच बताता है। जैसे कि ये एक इक्वेशन है कि पीएच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 H पॉजिटिव आयंस। तो pH क्या होता है? pH इज इक्वल टू log 1 H पॉजिटिव आयंस। सो आप इग्नोर कर सकते हैं log पार्ट को। आप सिंपली क्या समझे कि जो pH है वो ऑपोजिट है H पॉजिटिव आयंस के, मींस रेसिप्रोकल है। अगर किसी सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन का pH इससे ऑपोजिट होगा, उस सॉल्यूशन का pH डाउन जाएगा। और अगर किसी सॉल्यूशन में कम हाइड्रोजन आयन है तो उस सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। अब ये कैसे होगा? देखो, पीएच जो हमारी बॉडी का होता है, जब भी हम पीएच अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हम अपने ब्लड की बात करते हैं, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड की बात करते हैं। इंट्रा सेल्यूलर पीएच हम नहीं देखते। सेल के बाहर का पीएच क्या है, मींस प्लाज्मा का पीएच क्या है? तो पीएच जो नॉर्मल होता है वो होता है 7.35 टू 7.45। हमारे ब्लड का पीएच, या आप कह दीजिए प्लाज्मा का पीएच, या फिर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड का पीएच। और अगर 7.35 से कम पीएच जाता है तो उस कंडीशन का मतलब है कि वो कंडीशन क्या है? एसिडिक है। और अगर 7.45 से ज्यादा पीएच जाता है हमारे ब्लड का तो हमारी बॉडी की कंडीशन क्या होती है? बेसिक होती है। और अगर एसिडिक कंडीशन है तो उस डिसीज कंडीशन को क्या बोलते हैं? एसिडोसिस। और अगर बेसिक कंडीशन हो गई है बॉडी में तो बेसिक का मतलब क्या है? एल्कली। और डिसीज कंडीशन क्या होगी? एल्कलोसिस। अब जो पीएच है वो नॉर्मली कितना होता है? अगर हम पीएच स्केल पर देखें तो नॉर्मली पीएच 7 होता है सेंटर में। 7 का मतलब है न्यूट्रल। और न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि वो सॉल्यूशन ना तो बेसिक है ना ही एसिडिक है। जैसे कि वाटर न्यूट्रल होता है। और अगर हम 7 से कम जाएं, 6, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये क्या हो जाता है? एसिडिक। 7 से कम। और 7 से अबव जाएं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाता है? बेसिक या फिर एल्कली आप बोल सकते हैं। लेकिन हमारी बॉडी का पीएच 7 नहीं है। हमारी बॉडी के लिए 7 न्यूट्रल नहीं है। हमारी बॉडी का पीएच क्या है? 7.35 टू 45, तो वो अराउंड समवेयर यहां पर आएगा, 7.35 टू 7.45। मींस हमारी बॉडी का जो पीएच है, ब्लड का जो पीएच है, वो थोड़ा सा बेसिक है। बेसिक तो है, लेकिन हमारे ब्लड के लिए यही पीएच न्यूट्रल है। न्यूट्रल इन द सेंस कि इसी पीएच, इसी रेंज में 7.35 से 7.45 ही होना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। 7.35 से कम हो गया तो एसिडिक, और 7.45 से ज्यादा हो गया तो बेसिक। तो आपको आई होप पीएच समझ आ गया हो कि पीएच क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन। किसी सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है तो वो सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? कम होगा, तो वो सॉल्यूशन एसिडिक होगी। तो जैसे कि 7.35 से अगर कम पीएच हो जाता है ब्लड का तो इट मींस ब्लड में एसिड ज्यादा है। और ऐसे ही इसका ऑपोजिट, अगर किसी सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस कम है तो उसका पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा। मींस अगर हमारे ब्लड का पीएच 7.45 से बढ़ जाता है तो इट मींस हमारे सॉल्यूशन में एसिड कम है और बेस ज्यादा हो गया है। तो अब हम पढ़ रहे हैं
यहाँ पर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस से क्या आप समझते हैं, एल्कलोसिस का मतलब हमारी बॉडी में बेस ज्यादा हो गया, मींस एल्कली ज्यादा हो गया है। जब बेस ज्यादा हो गया तो हमारे पीएच को क्या होगा, पीएच इंक्रीज हो जाएगा। और कितना इंक्रीज हो जाएगा, 7.45 से इंक्रीज, नॉर्मल रेंज से इंक्रीज हो जाएगा। अब पीएच इंक्रीज का क्या मतलब है, डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इट मीन्स हमारे ब्लड में हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है। हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम होने का क्या मतलब है, हाइड्रोजन आयन जब भी मैं बात कर रही हूं तो आप एक सिंपल सी चीज इसको समझने के लिए याद रख सकते हैं, एसिड। मतलब जब भी मैं बोल रही हूँ कि हाइड्रोजन आयन कम हुआ मतलब एसिड कम हो गया, हाइड्रोजन आयन ज्यादा हो गया मतलब एसिड ज्यादा हो गया। ऐसा क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि कोई भी जो एसिड होता है वो हाइड्रोजन आयन को लिबरेट करता है। तो एल्कलोसिस कंडीशन में एसिड कम हो गया बॉडी में और बेस ज्यादा हो गया। अब एल्कलोसिस दो चीजों से हो सकता है हमारी बॉडी में। फर्स्ट चीज क्या है, फर्स्ट इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन द आर्टेरियल ब्लड। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 PaCO2 ब्लड में क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तो इसका मतलब एल्कलोसिस की कंडीशन हो सकती है बॉडी में। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 सिंपली क्या है कि ब्लड में कितना अमाउंट है CO2 का, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 नॉर्मली कितना होता है, आप याद रख सकते हैं 35 to 45, क्योंकि pH 7.35 to 45 है, तो लास्ट के डिजिट याद रखें 35 to 45 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। ये हमारा नॉर्मल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है। अगर CO2 35 से कम होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में CO2 कम है, जैसे कि एल्कलोसिस की कंडीशन में। सो जब भी CO2 की बात आती है, CO2 भी क्या है, एक एसिड है, ये एक एसिडिक गैस है। इसकी प्रेजेंस में एसिड बनता है और इसकी प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं। तो CO2 क्या है, एक तरह से एसिडिक गैस है। और CO2 को कौन कंट्रोल करता है, लंग्स कंट्रोल करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है CO2 क्या है, सबसे पहले ये वेस्ट प्रोडक्ट है, जो भी सेल मेटाबॉलिज्म करते हैं तो CO2 रिलीज होती है। CO2 देन वाटर के साथ रिएक्ट करती है और एक एसिड बनाती है, उस एसिड का नाम क्या है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये जो कार्बोनिक एसिड होता है ये कब बनता है, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। इस एंजाइम की प्रेजेंस में CO2 वाटर के साथ रिएक्ट करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है, इसलिए ये डिसोसिएट हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन आयंस प्लस बाइकार्बोनेट आयंस में। तो अब देखा यहाँ पर CO2 की प्रेजेंस में क्या रिलीज हुआ, हाइड्रोजन आयंस, मतलब एसिड रिलीज हुआ। तो CO2 क्या है, एसिड है। और इसके साथ ही एक बेस भी रिलीज होता है। बेस क्या है, बाइकार्बोनेट, बहुत इंपॉर्टेंट है, HCO3-। ये क्या है, बाइकार्बोनेट आयंस, और ये क्या होता है, बेस होता है। अगर हाइड्रोजन आयंस एसिड से आप रिलेट कर रहे हैं तो HCO3- क्या है, बेस है। और हमारी बॉडी में नॉर्मल रेशो कितनी होती है एसिड बेस की, 1:20। मीन्स अगर एक एसिड है बॉडी में तो 20 बाइकार्बोनेट मीन्स 20 बेस होने चाहिए, तब जाके एक एसिड बेस बैलेंस बनता है। अगर ये 1:20 डिस्टर्ब हो जाता है, 1:10 हो गया, या एसिड का अमाउंट बढ़ गया या बेस का अमाउंट बढ़ गया, तो एसिड बेस इम्बैलेंस हो जाएगा। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो जाता है तो एल्कलोसिस होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 35 से अगर कम जाता है तो एल्कलोसिस होगा। और ये CO2 कौन कंट्रोल करता है, लंग्स कंट्रोल करते हैं, क्योंकि CO2 को कौन एक्सहेल आउट करता है, लंग्स बॉडी से बाहर निकालते हैं। तो अगर CO2 के पार्शियल प्रेशर में कोई चेंज आता है जिसकी वजह से एल्कलोसिस हो रहा है बॉडी में, तो उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि लंग्स कंट्रोल कर रहा है तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस उसको बोलते हैं। या फिर अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 45 से ज्यादा हो जाता है, मीन्स बॉडी में एसिड बढ़ जाएगा। जितना CO2 बढ़ेगा उतना बॉडी एसिडिक होगी, जितना CO2 कम होगा उतना बॉडी एल्कलोसिस होगी, मीन्स बेसिक होगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो हमने ये CO2 वाला पार्ट अभी इग्नोर कर देना है, हमने इसको नहीं ध्यान में देना। हमने क्या ध्यान में देना है, इंक्रीज इन HCO3- कॉन्सेंट्रेशन, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट कॉन्सेंट्रेशन। अब ये जो बाइकार्बोनेट है ये कौन कंट्रोल करता है, ये जो बाइकार्बोनेट है ये किडनीज कंट्रोल करती हैं। तो जो इधर वाली इक्वेशन है ये किडनीज कंट्रोल करती हैं। दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि एसिड बेस बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, लंग्स और किडनीज। सो ये दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प भी करते हैं जरूरत में। अगर लंग्स पर प्रॉब्लम आई है तो किडनीज कॉम्पनसेट करती है, किडनीज पर प्रॉब्लम आई है तो लंग्स कॉम्पनसेट करते हैं। तो
ये जो हाइड्रोजन आयन है इसको किडनीज क्या करती है, नॉर्मली हाइड्रोजन आयन को एक्सक्रीट आउट करती है थ्रू यूरिन। यूरिन से हाइड्रोजन आयन, एसिड मींस हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और ये जो बाइकार्बोनेट आयंस है इसको किडनीज क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। रीएब्जॉर्ब इन द सेंस कि ये जब भी किडनीज में आए तो ये ब्लड में इसको वापस भेज देती है। तो ऐसा नॉर्मली होता है एक बैलेंस अमाउंट में। मींस किडनीज क्या करती है कि जितनी जरूरत है उतने H पॉजिटिव आयंस को बाहर निकाल देगी, जितनी जरूरत है उतने बाइकार्बोनेट को रीअब्सॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से एक एसिड बेस बैलेंस बॉडी में बना के रखती है। लेकिन एल्कलोसिस में क्या होता है कि ये जो HCO3- है ये क्या है, मैंने आपको बताया बेस। तो तीन चीजें हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन जब भी आता है तो एसिड, CO2 जब भी आता है तो एसिड। अगर CO2 कम होगा तो बॉडी में एसिड कम होगा, अगर CO2 ज्यादा होगा तो एसिड ज्यादा होगा। अगर H पॉजिटिव आयन कम हो गए तो एसिड कम हो गया, H पॉजिटिव आयन ज्यादा हो गए तो एसिड ज्यादा हो गया। तो ये दोनों है एसिड। और ये जो बाइकार्बोनेट है HCO3- ये क्या है, बेस। तो अगर बेस की कंडीशन बॉडी में ज्यादा हो रही है तो कौन सी कंडीशन होगी, एसिडोसिस या एल्कलोसिस? ऑफ कोर्स एल्कलोसिस। तो HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो गई है मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में। मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कब बोलते हैं, जब ये HCO3- मींस बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो उसको मेटाबॉलिक बोलते हैं। अगर CO2 की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आता है तो उसको रेस्पिरेटरी बोलते हैं। अगर यहाँ पर बाइकार्बोनेट का अमाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा है मींस हमारी बॉडी में बेस इंक्रीज हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। अभी काफी रीजंस की वजह से हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। द डिस्टर्बेंसेस इन एसिड बेस स्टेटस produced by the change in bicarbonate concentration are generally called the metabolic disturbances। अगर HCO3- की concentration में कोई change आता है तो उसको metabolic disturbances कहते हैं। Now metabolic alkalosis क्या होता है? Metabolic alkalosis is the acid base imbalance in which there is increased concentration of bicarbonate ions in the blood। सो बाइकार्बोनेट आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी। बाइकार्बोनेट आयंस की नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 to 26 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सो ये नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होती है बाइकार्बोनेट आयंस की। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, pH, HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन, बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है ABG एनालिसिस के लिए भी। नाउ सो ब्लड में HCO3- की प्राइमरी क्या होगा कि जब हम बोलेंगे कि पर्सन को मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है, उसका जो HCO3- है वो प्राइमरी इंक्रीज हुआ है जिसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हुआ है। नाउ दैट इंक्रीजेस pH ऑफ द ब्लड। अब ये इंक्रीज हो गया, बेस इंक्रीज हो गया तो pH भी इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब pH इंक्रीज होता है तो वो कितना होता है, बेसिक होता है। और वो कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 7.45 से ज्यादा हो जाएगा तो बेसिक कंडीशन होगी। सेकेंडरी टू सम मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हमारी बॉडी में हुई है जिसकी वजह से HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में इंक्रीज हो गई है और इसकी वजह से pH भी इंक्रीज हो गया है। तो जो pH होता है उसकी इक्वेशन क्या होती है, HCO3- अपॉन CO2। इट मीन्स अगर बेस का लेवल इंक्रीज होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज होता है तो pH इंक्रीज होता है। अगर बेस का लेवल डिक्रीज होता है तो pH क्या होता है, डिक्रीज होता है। इसका ऑपोजिट अगर CO2 ब्लड में इंक्रीज होता है, क्योंकि CO2 एसिड है तो pH क्या होगा, इसका ऑपोजिट डिक्रीज होगा। अगर CO2 ब्लड में कम होता है तो pH इंक्रीज होता है। तो ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब जो बेस का लेवल है वो बॉडी में कैसे इंक्रीज हो सकता है, यहां तो क्या हो सकता है, इट कैन बी कॉज्ड बाय लॉस ऑफ एक्सेस हाइड्रोजन आयंस। क्या हो गया, ये जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस क्या है, एसिड लिबरेट करते हैं। तो अगर हाइड्रोजन आयंस बॉडी से ज्यादा लॉस हो गए हैं, किसी वजह से किडनी से हाइड्रोजन आयन ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो गए यूरिन में, तो क्या होगा, एसिड का अमाउंट हमारे ब्लड में कम हो गया। जब एसिड का अमाउंट ब्लड में कम हो गया, एसिड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई, तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, बेस, HCO3- की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो फर्स्ट रीजन ये हो सकता है। देन और क्या हो सकता है, इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCO3- और गेन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। या तो फर्स्ट मैंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन है वो बॉडी में कम हो गई है जिसकी वजह से बाइकार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में ज्यादा हो गई है, या फिर गेन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या हमने बाहर से बाइकार्बोनेट आयन ले लिया बॉडी में। कोई भी कॉज हो सकता है, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल ज्यादा हो गया है, इंक्रीज हो गया है। तो दो कंडीशंस हो सकती हैं। नाउ सम ऑफ द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, कुछ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, रीनल ट्यूब्यूलर डिसऑर्डर्स हैं एटसेट्रा, कॉजेज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स लीडिंग टू एक्सेस हाइड्रोजन लॉस फ्रॉम द बॉडी।
तो ये कुछ कंडीशन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो आयंस हैं वो हमारी बॉडी से ज्यादा लॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। सो बेसिकली यहाँ पर बाइकार्बोनेट का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है और हाइड्रोजन आयन का अमाउंट हमारे ब्लड में डिक्रीज हो रहा है। देन कोजेस क्या क्या हो सकते हैं? मेटाबॉलिक एल्कलोसिस कैन अकर बिकॉज लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन, या तो लॉस हो गया है ज्यादा हाइड्रोजन आयन का, या फिर गेन ऑफ बाइकार्बोनेट आयन, या फिर हमने गेन कर लिया है बाइकार्बोनेट आयन कहीं से, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर ये दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सो फर्स्ट कोज क्या है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस ऑफ हाइड्रोजन। अब अगर हमारे जीआईटी ट्रैक्ट से हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है एक्सेस, वो कैसे हो सकता है? हमारे स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होता है वो क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो नेम से ही क्लियर है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मींस उसमें हाइड्रोजन भी है, क्लोराइड भी है। तो अगर वो स्टमक का एसिड लॉस हो जाए बॉडी से, तो क्या होगा? हमारी बॉडी से सिंपली एसिड हमारी बॉडी से बाहर चला जाएगा। एसिड के साथ साथ हमारी बॉडी में क्लोराइड आयंस भी बाहर चले जाएंगे। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल लॉस ऑफ हाइड्रोजन, सिंपली स्टमक फ्लूइड्स जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाईली एसिडिक होता है एट अ पीएच ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 3.5। तो इतना पीएच हमारे HCl का होता है, और ये लॉस हो गया अगर, लॉस ऑफ स्टमक एसिड, तो क्या होगा? एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बॉडी से चला गया तो बॉडी में क्या रह गया? बेस। तो कंडीशन क्या होगी? एल्कलोसिस। और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि HCO3- का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इंक्रीज हो रहा है बॉडी में। अब स्टमक एसिड कब लॉस होगा? अगर हम वॉमिटिंग कर दें, एक्सेसिव वॉमिटिंग वाले पेशेंट को क्या होगा? स्टमक एसिड लॉस होगा। तो फर्स्ट क्या है? लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड आयन कैन अकर ड्यू टू वॉमिटिंग, इंपॉर्टेंट। सेकेंड, एनजी सक्शनिंग। अगर हम नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग कर रहे हैं तो भी लॉस हो सकते हैं हाइड्रोजन आयन। सो एक्सेसिव नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग और वॉमिटिंग दो इंपॉर्टेंट कोजेज हैं जिनकी वजह से हमारी बॉडी से स्टमक एसिड का लॉस होता है। स्टमक एसिड का लॉस होगा तो हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन का लॉस होगा। तो हमारी बॉडी में लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन मीन्स हमारी बॉडी में एसिड नहीं रहा, तो कौन सी कंडीशन? एल्कलोसिस। और क्लोराइड आयन हमारी बॉडी में नहीं रहे तो हाइपोक्लोरीमिया। देन नेक्स्ट है रीनल लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयन। हो सकता है कि हमारी किडनी से हाइड्रोजन आयन ज्यादा एक्सक्रीट आउट हो रहे हों। वो किस कंडीशन में हो सकता है? डायूरेटिक्स। अगर कोई पर्सन डायूरेटिक्स ले रहा है, डायूरेटिक्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी से फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, एक्सेसिव यूरिन प्रोड्यूस करते हैं डायूरेटिक्स। ऐसे डायूरेटिक्स जैसे कि लूप डायूरेटिक्स, थायाजाइड, ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन आयंस को हमारी बॉडी से ज्यादा बाहर निकालते हैं। तो हमारी बॉडी से क्या होगा? डिक्रीज इन हाइड्रोजन आयंस एंड क्लोराइड। हाइड्रोजन आयन के साथ साथ ये क्लोराइड को भी हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाते हैं। तो डायूरेटिक्स का एक्सेसिव यूज करने से हमारी बॉडी से फ्लूइड तो लॉस ही होता है, साथ के साथ हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन भी लॉस होते हैं। देन क्लोराइड डिप्लीशन कॉजेज इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब क्लोराइड अगर हमारी बॉडी से जाता है, हाइड्रोजन तो जा ही रहा है तो एसिड तो लॉस हो ही रहा है, उसके साथ साथ क्लोराइड भी जा रहा है। क्लोराइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? तो जब मैंने मेटाबॉलिक एसिडोसिस समझाया था तब मैंने एक एनायन गैप समझाया था। एनायन गैप क्या होता है? उसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी बॉडी में पॉजिटिव आयंस होते हैं उतने ही हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस होते हैं ब्लड में। तो एक ब्लड में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, तो ये हमारी बॉडी में हमेशा एक बैलेंस रहता ही है। अगर हम एनायन की बात करें तो हमारी बॉडी में जो दो एनायंस होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो कौन से हैं? सपोज ये एक बार है तो एक क्लोराइड आयंस और एक बाइकार्बोनेट आयंस, इनको हम मेजर कर सकते हैं। जो बाकी के अनमेजर्ड होते हैं उनको बोलते हैं एनायन गैप। तो अगर क्लोराइड आयंस का अमाउंट हमारी बॉडी में कम हो जाता है, सपोज हाफ रह गया, इतना रह गया, तो इसको कवर करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी? इसको कवर करेगी बाइकार्बोनेट से। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी से बाइकार्बोनेट लॉस हो जाता है तो क्लोराइड आयंस का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा टू मेंटेन अ बैलेंस। इसलिए यहां पर क्या बताया गया है कि क्लोराइड आयन की डिप्लीशन हो रही है बॉडी से डायूरेटिक्स की वजह से। अगर क्लोराइड आयन बाहर जा रहे हैं तो ये जो बाइकार्बोनेट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। किडनीज क्या करेगी? इनको ज्यादा से ज्यादा रीअब्सॉर्ब करने की ट्राई करेगी। देन हाइपोकैलीमिया। हाइपोकैलीमिया कब होता है? ड्यू टू लो पोटेशियम कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड सेल्स, पोटेशियम शिफ्ट्स फ्रॉम इनसाइड ऑफ द सेल टू आउटसाइड इन एक्सचेंज फॉर अ हाइड्रोजन आयन। तो हमारी बॉडी में
कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम हो सकता है। अब पोटेशियम का लेवल ब्लड में कम होगा, जैसे कि डायरिया है, सीवियर वॉमिटिंग है, या फिर डायूरेटिक यूज। अगर कोई पेशेंट को सीवियर डायरिया है तो भी पोटेशियम का लॉस हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग, बार बार वॉमिटिंग हो रही है, या फिर डायूरेटिक्स यूज कर रहा है। अब डायूरेटिक्स जैसे कि लूप डायूरेटिक्स यूज कर रहा है, अगर ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डायूरेटिक्स की वजह से पोटेशियम का लॉस हो रहा है बॉडी से, तो हम उस पेशेंट को पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स देने चाहिए। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स क्या करते हैं, पोटेशियम को लॉस नहीं होने देते किडनी से। सो ये सभी रीजंस है जिसकी वजह से हाइपोकलीमिया होता है। अब जब हाइपोकलीमिया हो गया, ब्लड में पोटेशियम का लेवल कम हो गया, तो सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल ज्यादा होता है। तो ये सेल है और ये ब्लड है, यहां पर पोटेशियम का लेवल क्या है, डिक्रीज है। और यहां पर क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोजन आयंस। अब बॉडी को पता है कि सेल के बाहर पोटेशियम का लेवल कम है, तो जो सेल के अंदर वाले पोटेशियम है ये कॉम्पनसेट करते हैं, ये बाहर आ जाते हैं कहां पर, फ्लूइड में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और इसके बदले में एक पोटेशियम के बदले में एक हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर जाता है। हाइड्रोजन आयन सेल के अंदर चला जाता है, इससे क्या होता है, हाइड्रोजन आयन का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा हो जाता है और पोटेशियम का अमाउंट सेल के बाहर ज्यादा हो जाता है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, किसको, हाइपोकलीमिया को कॉम्पनसेट करने के लिए। तो अब क्या हो गया, सेल के बाहर पोटेशियम तो ठीक हो गया, लेकिन सेल के अंदर हाइड्रोजन आयन के अमाउंट ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से सेल के बाहर हाइड्रोजन आयन क्या हो गए, कम हो गए। जब सेल के बाहर हाइड्रोजन आयन कम हो गए तो सेल के बाहर का एनवायरनमेंट मींस ब्लड का एनवायरनमेंट क्या हो गया, लेस एसिडिक। जब लेस एसिडिक हो गया तो वो क्या बन गया, बेसिक, मींस एल्कलोसिस। सो एल्कलोसिस का ये भी रीजन है हाइपोकलीमिया। देन हाइपोनेट्रीमिया, सोडियम लॉस के कारण भी हो सकता है। सोडियम लॉस कैन अकर बिकॉज ऑफ सीवियर वॉमिटिंग। अगेन सोडियम लॉस कब हो सकता है, सीवियर वॉमिटिंग कोई पर्सन कर रहा है तो सोडियम लॉस हो जाएगा हमारी बॉडी से। सीवियर वॉमिटिंग से क्या होता है, फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो सोडियम लॉस हो रहा है। देन किडनीज ट्राई टू कॉम्पनसेट सोडियम लॉस बाय रिटेनिंग सोडियम एंड एलिमिनेटिंग हाइड्रोजन आयन इन एक्सचेंज। नाउ किडनीज क्या करती हैं, किडनीज जब भी सोडियम का अमाउंट हमारी बॉडी में कम होता है तो किडनीज कॉम्पनसेट करती हैं। कैसे करती हैं, सोडियम को रिटेन करके। ये क्या करेगी, सोडियम Na पॉजिटिव को बॉडी में रिटेन करेगी, जिससे सोडियम का अमाउंट बॉडी में इंक्रीज हो जाए, ब्लड में इंक्रीज हो सके। लेकिन जब भी कोई चीज हमारी बॉडी में रिटेन होगी, पॉजिटिव है तो एक पॉजिटिव बॉडी से बाहर भेजना पड़ेगा ताकि जो ब्लड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो सके। तो इसके बदले में क्या बाहर जाता है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन यूरिन के थ्रू बाहर चला गया, तो एक्सचेंज हो गया सोडियम और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में क्या होगी, कम होगी, मींस एसिड कम हो गया ब्लड में। जब एसिड कम हो गया तो क्या ज्यादा होगा, बेस, तो एल्कलोसिस कंडीशन होगी। और कौन सी कंडीशन है, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस बिकॉज ऑफ सीवियर वॉमिटिंग। देन कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस। कॉन्ट्रैक्शन एल्कलोसिस क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन मींस हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है वो कम हो गया है। लॉस ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस, हमारी बॉडी के एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेसेस ECF से फ्लूइड का लॉस हो गया है। तो फ्लूइड का लॉस कब हो सकता है, या तो डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव डिहाइड्रेशन, वो कब हो सकता है, वॉमिटिंग में हो सकता है, डायरिया में हो सकता है, एक्सेसिव डायरिया में। तो उससे क्या होता है, इट ट्रिगर्स रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। आपको पता होगा हमारी बॉडी में जब वाटर की कमी हो जाती है तो कौन सा सिस्टम ट्रिगर होता है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नाउ इसमें क्या है, एल्डोस्टेरोन है। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करता है, एल्डोस्टेरोन रीएब्सॉर्ब सोडियम। एल्डोस्टेरोन सोडियम की रिटेंशन करता है। जब सोडियम को ये रीएब्सॉर्ब करता है, सोडियम के साथ किसकी रिटेंशन होती है, वाटर की रिटेंशन। तो वाटर रिटेंशन होता है किडनीज में। एंड एक्सक्रीट हाइड्रोजन आयंस। जब सोडियम की रिटेंशन होती है तो एक्सक्रीट क्या होता है, हाइड्रोजन आयंस। एंड बाइकार्बोनेट को रिटेन करता है एल्डोस्टेरोन। तो एल्डोस्टेरोन का क्या काम है, सोडियम को रीएब्सॉर्ब करना, रिटेन करके रखना, उसके साथ वाटर को रिटेन करना। एक्सक्रीट आउट क्या हो जाता है, हाइड्रोजन आयंस, और रिटेन क्या होता है, बाइकार्बोनेट। तो हाइड्रोजन आयन तो एक्सक्रीट ही हो रहे हैं, बॉडी में कौन सी कंडीशन हो रही है, एल्कलोसिस, साथ के साथ बाइकार्बोनेट इंक्रीज हो रहे हैं बॉडी में, तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। देन हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, नाम से ही क्लियर है, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मींस एल्डोस्टेरोन का लेवल हाई हो गया है। अब यही वाला मैकेनिज्म, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, राइट, सोडियम की रिटेंशन, वाटर की रिटेंशन, बाइकार्बोनेट आयन को रिटेन करके रखता है। When there is excess एल्डोस्टेरोन, अब एक्सेस एल्डोस्टेरोन कब हो सकता है, ये कहां पर प्रेजेंट, कहां से रिलीज होता है एल्डोस्टेरोन, एड्रीनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं किडनीज के ऊपर। अगर एड्रीनल ग्लैंड में ट्यूमर है तो
ट्यूमर क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा एड्रीनल हार्मोन सिक्रीट करेगा, जैसे कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीट करेगा, तो एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन हो गया बॉडी में। कॉन सिंड्रोम में भी एक्सेसिव एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है। उसके बाद कुशिंग सिंड्रोम कॉर्टिसोल ज़्यादा सिक्रीट होना। सो सेम एक्शन है, हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीट होते हैं, सोडियम रिटेन होते हैं। देन उसके बाद फर्दर कोजेज क्या आते हैं, पोस्ट हाइपरकैप्निया क्या होता है, हाइपोवेंटिलेशन कोजेज हाइपरकैप्निया। सो जब भी बॉडी हाइपोवेंटिलेशन करेगी, हाइपोवेंटिलेशन का मतलब कम ब्रीदिंग करेगी, मीन्स जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो स्लो होगा। तो जब भी बॉडी स्लो ब्रीथ कर रही है, स्लो ब्रीथ से क्या हो रहा है, CO2 बाहर एक्सहेल नहीं हो रही प्रॉपर, तो बॉडी में CO2 का रिटेंशन हो रहा है। जब बॉडी में CO2 का रिटेंशन होगा तो CO2 एक एसिड है, तो कौन सी कंडीशन होती है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में क्या होता है कि स्लो ब्रीदिंग होती है, हाइपोवेंटिलेशन होती है, बॉडी में CO2 रिटेन होती है। अब मैंने बताया था जब भी लंग्स को प्रॉब्लम आएगी तो किडनीज हेल्प करेगी, जब भी किडनीज को प्रॉब्लम आएगी लंग्स हेल्प करेगी, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। तो किडनीज क्या करेगी, किडनीज कॉम्पनसेट करेगी दिस बाय रिटेनिंग मोर बाइकार्बोनेट आयन, क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो गया, बॉडी में CO2 का लेवल ज्यादा हो गया तो एसिड हो गया है। तो किडनीज अब कॉम्पनसेट कैसे करेगी, ये जो बाइकार्बोनेट है, बेस है, इसको ज्यादा से ज्यादा रीएब्जॉर्ब करेगी, ताकि क्योंकि ये बेस जब ब्लड में आएगा तो ब्लड का pH इंक्रीज होगा, तो एसिड से इंक्रीज होगा तो तभी तो न्यूट्रल आएगा, राइट। तो किडनीज कॉम्पनसेट करती है। वंस कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्स रिटर्न्स टू नॉर्मल एज ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर। अब किडनीज ने तो कॉम्पनसेट कर दिया। एक किडनीज क्या है, किडनीज ना लेट लतीफ है। लेट लतीफ का मतलब क्या है कि ये बहुत लेट आती है, बट इनका जो किया हुआ कॉम्पनसेशन है वो इफेक्टिव भी है, काफी टाइम तक रहता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल है अगर वो ठीक हो गया, अब मान लो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस थी वो करेक्ट हो गई, जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल था वो ठीक हो गया, बॉडी में नॉर्मल ब्रीदिंग होने लग गई। जैसे कि हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर पर डाल दिया तो पेशेंट का ब्रीदिंग रेट नॉर्मल हो गया, CO2 नॉर्मल होगी। लेकिन किडनीज ने जो कॉम्पनसेट किया था वो तो वैसे का वैसा ही रहा, मीन्स बाइकार्बोनेट का लेवल क्या हुआ, हाई का हाई ही रहा। सो द हायर बाइकार्बोनेट लेवल्स पुटिंग द पेशेंट टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। तो ये तो ठीक नहीं हुआ ना, तो इसकी वजह से क्या हो गया, एल्कलोसिस हो गया। और क्योंकि CO2 का लेवल तो ठीक हो गया और इसका लेवल हाई रहा, तो कौन सा एल्कलोसिस हो गया, मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, बाइकार्बोनेट लेवल के हाई होने की वजह से। नेक्स्ट आता है एल्कलोटिक एजेंट्स। एल्कलोटिक एजेंट्स क्या होते हैं, जो कि बॉडी में बेस बनाते हैं, जैसे कि एक्सेस यूज ऑफ एंटासिड सच एज बाइकार्बोनेट। सो बाइकार्बोनेट एज एन एंटासिड भी यूज होता है। और अगर बाइकार्बोनेट हम दे रहे हैं जैसे कि टू ट्रीट हाइपर एसिडिटी और पेप्टिक अल्सर या फिर गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज में भी हम बाइकार्बोनेट देते हैं हाइपर एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए। तो क्या है, बाइकार्बोनेट बेस है और अगर एक्सेसिव अमाउंट इसका यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, लीड टू मेटाबॉलिक एल्कलोसिस। फर्स्ट रीजन तो सिंपली ये बाइकार्बोनेट है तो बेस है। सेकंड रीजन ये एंटासिड है तो ये एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, तो एसिड हमारी बॉडी में कम हो जाता है। देन नेक्स्ट है ब्लड प्रोडक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अब अगर किसी पर्सन को ज्यादा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया, जैसे कि लाइक मोर देन 8 यूनिट्स किसको होल ब्लड ट्रांसफ्यूज किया है, तो भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है। कैसे, ब्लड में एक सब्सटेंस यूज किया जाता है सोडियम सिट्रेट। सोडियम सिट्रेट क्यों यूज किया जाता है ब्लड में, ब्लड के कोगुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए। सो इट इज यूज एज एन एंटी कोगुलेंट इन ब्लड बैग्स। सो एंटी कोगुलेंट की तरह ये यूज होता है। लेकिन सोडियम सिट्रेट क्या करता है, ये बाइकार्बोनेट में मेटाबोलाइज हो जाता है, तो इसलिए ये बॉडी में एल्कलोसिस कंडीशन क्रिएट कर सकता है। देन सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन, जैसे कि अगर बॉडी में एसिडोसिस की कंडीशन है तो पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज किया जाता है। और अगर जैसे कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है और पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूज कर रहे हैं ताकि उसका जो बेस बॉडी में इंक्रीज हो सके और pH नॉर्मल आ सके। लेकिन कई केसेस में क्या हो जाता है कि हम एक्सेसिव बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन कर देते हैं जिसकी वजह से एल्कलोसिस कंडीशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म टू कीप pH इन बैलेंस। अब बॉडी पूरा ट्राई करती है pH को बैलेंस करने के लिए दोबारा, मतलब एल्कलोसिस कंडीशन है, बेस हो गया ज्यादा बॉडी में, pH इंक्रीज हो गया तो pH को कम लाने की कोशिश कर रही है। तो फर्स्ट इसमें आता है हाइड्रोजन पोटेशियम पंप। हाइड्रोजन पोटेशियम पंप क्या करता है, अब हाइड्रोजन का अमाउंट सेल के अंदर कितना है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड मींस ब्लड में कितना है। तो हाइड्रोजन का अमाउंट ब्लड में क्या है, डिक्रीज है, क्योंकि एल्कलोसिस हो रहा है। हाइड्रोजन का अमाउंट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में कम है। अब सेल के अंदर जो हाइड्रोजन है ये क्या करेंगे, ये बाहर शिफ्ट होंगे ताकि ब्लड का pH नॉर्मल हो सके।
अब ये जब बाहर शिफ्ट होने लगेंगे तो इनके बदले में अंदर क्या जाएगा, पोटेशियम। अब जब पोटेशियम का अमाउंट सेल के अंदर ज्यादा हो गया तो बाहर पोटेशियम का अमाउंट क्या हो गया, कम हो गया, और हाइड्रोजन का अमाउंट बाहर क्या हो गया, ठीक हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ब्लड पीएच थोड़ा नॉर्मल आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पोटेशियम का अमाउंट कम हो गया तो क्या हो गया, हाइपोकैलीमिया। अब हाइपोकैलीमिया क्या है, एक मैकेनिज्म भी है, हाइड्रोजन पोटेशियम पंप, इसकी वजह से एल्कलोसिस के केस में हाइपोकैलीमिया भी हो सकता है, और हाइपोकैलीमिया की वजह से भी मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो सकती है, वो हमने पढ़ा था अभी कोसिस में। देन नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन। रेस्पिरेटरी कॉम्पनसेशन में क्या होता है कि जो लंग्स हैं वो अब हेल्प करेंगे किडनीज की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों में से किसी पर मुसीबत आई तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आर्टरीज होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है उसमें पीएच क्या है, इंक्रीज है, एल्कलोसिस है, CO2 भी है ब्लड में, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो ये जो कीमोरिसेप्टर्स हैं ये इसको सेंस कर लेंगे, और ये कीमोरिसेप्टर ट्रिगर हो जाते हैं, ये किसको सिग्नल भेजते हैं, ब्रेन को। अब ये ब्रेन को क्या बोलेंगे कि पीएच क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ब्रेन में भी कहां पर, ब्रेन स्टेम में, रेस्पिरेटरी सेंटर में पोन्स एंड मेड्यूला जो की है। तो ब्रेन आगे फर्दर सिग्नल किसको भेजता है, लंग्स को, कि तू लंग्स क्या कर अब कि CO2 के लेवल को बढ़ा दे ब्लड में। CO2 का लेवल बढ़ा देगा, मतलब CO2 क्या है, एसिड, एसिड का लेवल बढ़ा दे ताकि जो बेस है वो थोड़ा न्यूट्रल हो सके, और क्योंकि बेसिक कंडीशन ज्यादा होगी है बॉडी में तो थोड़ा एसिड ऐड करो ताकि पीएच नॉर्मल आ जाए। अब ये लंग्स CO2 के लेवल को कैसे बढ़ाएंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 को कैसे इंक्रीज करेंगे, ये क्या करेंगे, स्लो ब्रीदिंग करेंगे। जब ये क्या करेंगे, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट करेंगे और डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग और रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, स्लो ब्रीदिंग होगी। ब्रीदिंग स्लो होगी तो क्या होगी, CO2 हमारी बॉडी में रिटेन रहेगी। जब CO2 हमारी बॉडी में रिटेन रहेगी तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जब राइज होगा तो पीएच क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से लंग्स हेल्प करते हैं। देन किडनीज, अगर किडनीज भी हेल्प करती है, किडनीज कब हेल्प करती है, जब किडनीज की वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस नहीं हो रहा। अगर किडनीज की वजह से नहीं हो रहा तो किडनीज कॉम्पनसेट कैसे करेंगी, इफ मेटाबॉलिक एल्कलोसिस इज नॉट caused by renal problem, then several days later kidneys try to retain more hydrogen ions in the urine and reabsorb less बाइकार्बोनेट आयन। तो किडनी क्या करेगी, सेवरल डेज लेटर, जैसे कि मैंने आपको बताया किडनीज लेट वर्क करती हैं, तो ये हाइड्रोजन आयंस को ज्यादा से ज्यादा रिटेन करेगी और ये जो बाइकार्बोनेट आयन है इसको कम रिटेन करेगी और एक्सक्रीट आउट ज्यादा करेगी। तो इससे क्या होगा, जब हाइड्रोजन आयन बॉडी में ज्यादा होंगे तो एसिडिक कंडीशन होगी। देन उसके बाद आता है डायग्नोसिस। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एबीजी एनालिसिस। एबीजी एनालिसिस में क्या पता चलेगा कि जो पीएच है वो कितना है, 7.45 से ज्यादा है, जो कि एल्कलोसिस कंडीशन होती है। अब बाइकार्बोनेट का लेवल क्या होगा, 26 से ज्यादा होगा, 22 to 26 नॉर्मल है, तो 26 से ज्यादा होगा तभी बेसिक कंडीशन होगी। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, क्योंकि मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है तो इसके लेवल में चेंज आएगा। अब एक और चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब ये जो कंडीशंस हैं पीएच, बाइकार्बोनेट और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो मैंने अभी एक्सप्लेन की, ये तब है जब लंग्स कॉम्पनसेट नहीं कर रहे, मीन्स जब लंग्स ने हेल्प करना स्टार्ट नहीं किया। अब जब लंग्स ने हेल्प करना स्टार्ट कर दिया, कॉम्पनसेट करना स्टार्ट कर दिया, तो क्या होगा, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा ताकि CO2 इंक्रीज हो सके बॉडी में। जैसे कि लंग्स मैंने बताया कैसे कॉम्पनसेट करते हैं, CO2 जब इंक्रीज होगी बॉडी में तो एसिड इंक्रीज होगा, तो जो ब्लड पीएच है वो डिक्रीज होगा। तो जब कॉम्पनसेशन हो रही होगी तो इसका लेवल इंक्रीज हो जाएगा। जब इसका लेवल इंक्रीज हो गया तो ब्लड पीएच में चेंज देखने को मिलेगा, तो ब्लड पीएच नियर नॉर्मल आने लग जाएगा, या फिर नॉर्मल भी हो सकता है अगर फुल कॉम्पनसेशन हो गई। तो ये एबीजी एनालिसिस करेंगे। देन उसके बाद इनटेक आउटपुट देखेंगे। इनटेक आउटपुट मॉनिटर करना जरूरी है, जिसमें क्या आता है, वॉमिटिंग कितनी की पर्सन ने, डायरिया कितना हुआ पर्सन ने कितना वाटर इनटेक लिया, कितना फ्लूइड गया, तो ये सब इनटेक आउटपुट हम देखेंगे, जिसमें यूरिन वॉल्यूम आता है, सक्शन कंटेंट भी आएगा, कितना सक्शन किया था, क्योंकि एनजी सक्शन की वजह से भी एल्कलोसिस हो रहा था। देन यूरिन क्लोराइड लेवल्स, यूरिन में क्लोराइड्स का लेवल देखेंगे क्योंकि हाइपोक्लोरीमिया भी हो रहा है। देन इलेक्ट्रोलाइट मॉनिटरिंग करेंगे, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनका लेवल देखेंगे। देन उसके बाद आता है साइन एंड सिम्टम्स। सो पेशेंट्स इरिटेटेड होगा, ट्विचिंग, सीवियर क्रैम्पिंग, पैरेस्थीजिया, टेक्नी, ट्रेमर्स, ये क्या
ये जो सभी सिम्टम्स है ये क्यों हो रहे हैं? लो कैल्शियम की वजह से। एल्कलोसिस में क्या होता है कि जो कैल्शियम है, फ्री कैल्शियम, वो बाइंड होने लग जाता है एल्ब्यूमिन के साथ, प्रोटीन के साथ। तो इसलिए जो फ्री कैल्शियम है, आयनाइज कैल्शियम, वो ब्लड में प्रेजेंट नहीं रहता, जिसकी वजह से कैल्शियम का अमाउंट, हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है ब्लड में, जिसकी वजह से ट्विचिंग होती है, मसल ट्विच करते हैं, सीवियर क्रैम्प्स होते हैं मसल में, नंबनेस, टेटनी भी हो सकती है और ट्रेमर्स भी आ सकते हैं। देन वीकनेस और मसल क्रैम्प्स होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया में भी प्रेजेंट। अब ये तो हम देख के ही बता देंगे किसी पर्सन को वॉमिटिंग हो रही है, ज्यादा एक्सेसिव डायरिया हो रहा है, तो हम बता सकते हैं कि एल्कलोसिस हो रही है। वैसे तो मेनली जो वॉमिटिंग होती है उसकी वजह से एल्कलोसिस होता है। क्यों? क्योंकि एसिड का लॉस हो गया है। तो वॉमिटिंग एक्सेसिव हो रही है तो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो रहा है। डायरिया में रेयर होता है। डायरिया, मोस्टली जो डायरिया होता है उससे क्या होता है कि बेस जो है बॉडी से बाहर जाता है, जो कि इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस होती हैं वो बेसिक होती हैं। तो जब बेस बाहर जाता है तो एसिडोसिस होता है। लेकिन कुछ डायरिया रेयर होते हैं, जैसे कि डायरिया जिनमें क्लोराइड का लेवल ज्यादा लॉस हो रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या है, एल्कलोसिस भी हो सकता है। देन हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्सेस हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। शैलो एंड स्लो रेस्पिरेशन, शैलो और स्लो रेस्पिरेशन कब होंगी? जब CO2 कॉम्पनसेट करेंगे तब शैलो एंड स्लो रेस्पिरेशन होगी। कंफ्यूजन एंड कन्वर्जन्स, क्योंकि ब्रेन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे, बेस ज्यादा हो गया बॉडी में तो कंफ्यूज होगा पेशेंट, कन्वर्जन्स उसको आ सकते हैं। देन कार्डियोस्कुलर एबनॉर्मेलिटी में क्या आएगा? टैकीकार्डिया हो सकता है पर्सन को, इंक्रीज हार्ट रेट हो सकती है ड्यू टू हाइपोकलीमिया, पोटेशियम के लेवल कम होने की वजह से। देन उसके बाद आता है मैनेजमेंट। अब कैसे मैनेज करेंगे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस को? गोल क्या है? हमने कोज को ट्रीट करना, तो कोज के बेसिस पर हम ट्रीटमेंट करेंगे। देन ब्रिंगिंग द पीएच बैक टू नॉर्मल, पीएच को वापस नॉर्मल लाना हमारा गोल है। सबसे पहले एंटीइमेटिक, अगर पर्सन को ज्यादा वॉमिटिंग हो रही है तो उसको क्या देंगे? एंटीइमेटिक्स देंगे। देन डिक्रीज द एनजी ट्यूब सक्शनिंग इफ पॉसिबल, अगर एनजी ट्यूब सक्शन कर रहे हैं पेशेंट की और उसकी वजह से एल्कलोसिस हो रहा है तो इसको हम स्टॉप करेंगे या फिर डिक्रीज करेंगे। देन डिक्रीजिंग द डोज ऑफ डायूरेटिक्स और स्टॉपिंग इट। डायूरेटिक्स की वजह से अगर हो रहा है, फ्लूइड ज्यादा बाहर बॉडी से जा रहा है, जिसकी वजह से क्लोराइड्स आ रहे हैं बॉडी से, हाइड्रोजन आयन बॉडी से बाहर जा रहे हैं, तो क्या होगा? हम डायूरेटिक को स्टॉप कर देंगे या फिर डोज की एडजस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर हम डायूरेटिक्स को क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स से, या फिर एसीटाजोलामाइड देंगे। एसीटाजोलामाइड क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। एसीटाजोलामाइड की वजह से भी क्या होता है कि जो बेस है वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है, उसकी रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो एसीटाजोलामाइड भी दे सकते हैं अगर मेटाबॉलिक एल्कलोसिस है। देन ट्रीट डिहाइड्रेशन विद आईवी फ्लूइड्स। डिहाइड्रेशन है पर्सन को तो हम क्या देंगे? आईवी फ्लूइड्स देंगे, नॉर्मल सलाइन दे सकते हैं, राइट। और पोटेशियम क्लोराइड भी सॉल्यूशन दे सकते हैं। एक तो ये पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज करेगा, क्लोराइड का लेवल भी बॉडी में इंक्रीज करेगा। उसके साथ साथ हम ट्रीटिंग एड्रीनल ट्यूमर्स, अगर एड्रीनल ट्यूमर्स है, एड्रीनल ग्लैंड्स की वजह से एल्डोस्टेरोन ज्यादा रिलीज हो रहा है तो उसको ट्रीट करेंगे। एडजस्टिंग द डोज ऑफ एंटासिड्स, अगर एंटासिड्स की वजह से हमारी बॉडी में क्या हो रहा है? बेस का लेवल ज्यादा हो रहा है तो एंटासिड्स की एडजस्ट करेंगे डोज या फिर स्टॉप करेंगे। डायलिसिस इफ नीडेड, और अगर नीड है, अगर रीनल प्रॉब्लम है, किडनीज प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पा रही तो हम क्या करेंगे? डायलिसिस भी पर्सन को देंगे। So I hope आपको metabolic alkalosis समझ आया हो, and if you understood this video then please like, subscribe and share to my channel. Thank you for watching.